नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव स्टेट और हम चर्चा करेंगे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो जबरदस्त प्रदर्शन बिहार में किया है वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम है। मैंने पहले भी इशारा कर दिया था और मेरी तरह जो आंख कान खोल करके बिहार गया होगा, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ये ना लगा हो कि बिहार कि बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लड़ाई के एनडीए सत्ता में वापसी करते हुए दिख रहा है। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि इस चुनाव परिणामों को लेकर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि इतने बड़े मैंडेट का तो किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था, अब तो चूक गया। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं अंदाजा लगा पाए कि इतना बड़ा मैंडेट आएगा। सवाल इस चुनाव के नतीजे से निकल रहे हैं। जो सबसे पहले जिन लोगों को ये नतीजा हजम नहीं हो पा रहा है वह यह तर्क दे रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, इसमें वोटों की चोरी की गई है और यह नतीजा बिल्कुल जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चर्चा यह हो रही है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया है और चुनाव आयोग की इस जीत में भूमिका क्या है। तीसरी चर्चा यह चल रही है कि एसआईआर मुद्दा था कि नहीं और एसआईआर ने ही खेला किया है। पहले तो मतदान का प्रतिशत बढ़वाया और बाद में आश्चर्यजनक जीत एनडीए को दिलवा दी। चौथी चर्चा यह है कि बीजेपी फिर इसी तरह अगर करती रहेगी तो बंगाल में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। 2027 में चुनाव होना है तो मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। आपने इतना वीडियो देखा होगा, एग्जिट पोल भी देख लिया, नतीजों को भी देख लिया, यह सब सामने आ गई। लेकिन मैं भी बिहार में गया था और इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपकी सोच एक तरफा है और आप अपने मन का सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें आपके पसंद की बातें और आपके खुश होने लायक बातें कहने वाले लोग मौजूद हैं। क्षमा कीजिएगा, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं आज तक जिंदगी में कभी भी न तो व्यूज के लिए, लोकप्रियता के लिए, न तो वायरल होने के लिए कोई कंटेंट मैंने नहीं बनाया। मैंने देखा है, जो मैं सुनता हूं और जो मेरा देखा हुआ है, और ईश्वर ने जितनी मुझे समझ दी है, इतना घूमने के बाद वह मैं आपके सामने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं। तो पहले बात करता हूं नतीजे की। मुझे इन नतीजों से 1% का आश्चर्य नहीं होता है। पहली बात, क्या एनडीए ने 243 में 200 का आंकड़ा पहली बार पार किया है? क्या बीजेपी का स्ट्राइक रेट पहली बार 90% के आसपास है? नहीं। अगर आप 2010 के नतीजों पर जाएंगे तो 5 साल की नीतीश सरकार एनडीए के साथ चलने के बाद भाजपा के साथ जो चुनाव हुआ उसमें 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और उसे 91 सीटें हासिल हुई। इस बार तो 101 सीट पर लड़ी और उसे 89 सीट मिल गई। उस बार 102 में 91 सीटें हासिल हुई तो उसका स्ट्राइक रेट बिहार में इससे पहले इससे ज्यादा रह चुका है। ठीक इसी तरह नीतीश कुमार को 141 सीटों पर लड़ने के बाद 115 सीटें मिल चुकी हैं। एनडीए 206 सीटों का आंकड़ा 2010 में पहुंच चुका है, वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और लालू यादव उस चुनाव में उनकी पार्टी को 22 सीटें आई थी, 3 सीट आई थी रामविलास पासवान को, और लालू यादव उस समय अपने पूरे उफान पर थे। 1989 से लेकर 2005 तक उनकी बिहार में सरकार थी। 2004 से लेकर 2009 तक वो रेल मिनिस्टर थे और 2010 के इलेक्शन में यह बुरा हाल आरजेडी का हुआ था। वो इलेक्शन मैंडेट था सुशासन का, वो इलेक्शन मैंडेट था नीतीश कुमार के कामकाज और 5 साल के भ्रष्टाचार रहित शासन का। वो मैंडेट था जिसमें बिहार ने बदलाव देखा और बदलाव के साथ साथ पूरा बिहार खड़ा हो गया। इस इलेक्शन में भी उतनी सीटें आई, वह तब जब लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ में है एनडीए के, इसलिए इस पर बहुत आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 आरजेडी को वोट कितने मिले? जब से नीतीश कुमार जीत रहे हैं राजद को वोट प्रतिशत क्या है? आपने कभी गौर किया? 23% के आसपास उनका वोट प्रतिशत था। 54 सीट आई 2005 में, तो 23% के आसपास पिछले चुनाव में जब उन्हें ज्यादा सीटें आई 70 बार, 75 बाद में 80 हो गई, 75 तो भी उनका वोट प्रतिशत 23 के आसपास। इस बार भी 23 के आसपास। 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ राजद ने चुनाव लड़ा था तब उसे 32% वोट मिले थे
वह सर्वाधिक था, क्योंकि बराबर सीटों पर और दोनों का गठबंधन, आप जानते ही हैं नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हो जाए तो फिर बिहार में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो आरजेडी का वोट परसेंट 2010 में कब हुआ था? अदरवाइज 2005 में ज्यादा हुआ नीतीश के गठबंधन की वजह से। 2020 में भी उतना ही सीटें आई, इससे कम पहले भी आ चुकी है राजद की सीटें। अब यह हुआ क्यों? 20 साल के शासन के बाद लोग कह रहे हैं कि ऐसा जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाई, जमीन पर क्या नहीं दिखाई दे रहा था? एनडीए की सरकार बनना जमीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब बात आती है पैसा देकर खरीद लिया। निश्चित तौर पर अगर 10,000 की योजना नहीं होती और चुनाव से पहले बिजली का बिल माफ नहीं किया गया होता, अगर चुनाव से पहले वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 नहीं की गई होती तो एनडीए को 125 से लेकर 140 के करीब सीटें आती। सरकार से उन्हें हटाने का कोई भी मादा विपक्ष के पास नहीं था। वो आते तो जरूर। यह जो अच्छी बात है कि यह आ गई, 60 सीट बढ़ गए हैं, यह जो 50 की सीट बढ़ गई, यह सब उस 10,000 का कमाल है। वह बिजली बिल का, वृद्धावस्था पेंशन का, वह स्टूडेंट का जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया, ये सब उसका कमाल है, मैं मानता हूं। लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बेचैनी और बेकरारी समाज के किसी भी वर्ग में नहीं थी। एक बात और मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद राजद और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा ना लगे। मैं कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को देखा। आप यकीन नहीं मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5,000 से 6,000 लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वह नुकसान करते थे। वो आप पूछेंगे कैसे? वो मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरैठा बांधकर और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना। एक जो सड़कों पर, एक जो गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे, वह मन ही मन और हम लोगों से बातचीत में कहते रहते थे, अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तब यह हाल है, अगर आ गए तो क्या हाल होगा। यह उद्दंडतापूर्ण व्यवहार जो राजद समर्थकों का सड़क पर, चौराहों पर रहता है, उसमें कोई तब्दीली पिछले 20 वर्षों में नहीं आई और उसका एक रिएक्शन होता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा पत्र लिखा गया अख्तरुल ईमान के माध्यम से लालू यादव को कि गठबंधन में उन्हें भी शामिल कर लिया जाए ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो सके, मगर लालू यादव के द्वारा यह उत्तर दिया गया कि मुस्लिम वोटों के बिखराव का अगर इतनी चिंता है तो आप बिहार में चुनाव ही ना लड़ें। अब ये तो कोई बात हुई नहीं। उसके बाद से अख्तरुल ईमान द्वारा लालू राबड़ी आवाज के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जो उपस्थिति दर्ज कराई कि हमें गठबंधन में मिला लीजिए, मगर तेजस्वी यादव ने इस पर कोई विचार नहीं किया। बिहार के मुसलमान या उत्तर प्रदेश के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता है, मगर इस तरह से किसी मुसलमान नेता को दरकिनार किया जाना या मुसलमानों के दिल में चुभ गई। आप किसी भी मुस्लिम पार्टी के लीडर को बीजेपी का बी टीम कहेंगे लेकिन अपने साथ नहीं मिलाएंगे। गौर करने वाली बात यह है, अगर कोई मुस्लिम पार्टी उत्तर प्रदेश या बिहार में खड़ा हो भी जाती है तो क्या वह बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं। जब भी रहेगी तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ ही रहेगी। तो गठबंधन में लेने में दिक्कत क्या है? मल्लाहों की संख्या कितनी है बिहार में? आप उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दे रहे हो नतीजों के पहले ही। अगर मुसलमान 18% है तो उसकी कुर्सी कौन सी है, ये मुसलमान पूछ रहा था। दूसरी बात, आरजेडी में 11 यादव विधायक है, मगर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में या कहे तो एनडीए गठबंधन में 13 यादव विधायक है। उन 13 यादव विधायकों को भाजपा ने ऐसे विधायक तो बना नहीं दिया होगा। जब टिकट का बंटवारा होता है तो जातियों के समीकरण के हिसाब से टिकट का बंटवारा होता है, तो कहीं ना कहीं वह 13 यादव विधायक अकेले तो जाकर विधायक बन नहीं गए, अच्छी खासी यादव वोट ले जाकर बीजेपी में शिफ्ट कर दिए। अब अगर इस तरह से भाजपा बहुमत में आती है, आरजेडी तीसरे स्थान पर जाती है, तो इस समय कोई साजिश ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि नीतीश कुमार को वोट आप क्यों नहीं दोगे। यह भी कोई तर्क मुझे बता दे कि बिहार में ऐसा कौन नेता है जिसका चेहरा नीतीश कुमार के सामने रख दिया जाए तो लोग कहेंगे कि नीतीश को छोड़कर हम इनको वोट देंगे। नीतीश कुमार ने 20 साल में गांव-गांव सड़कें पहुंचा दी, नीतीश कुमार ने गांव-गांव बिजली पहुंचा दी। नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं मिलेगा, वह क्यों नहीं जीतेंगे? 20 साल से जब से चीफ मिनिस्टर रहे तब से बिहार में अभी तक कोई भी कम्युनल लाइट, कम्युनल टेंशन बिहार में नहीं हुआ। बीजेपी को उन्होंने हमेशा इतना क्लच में रखा कि वह बहुत कम्युनल पॉलिटिक्स बिहार में नहीं कर पाई। मुसलमानों का भी नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है। यह जो लोजपा ने अपने कैंडिडेट हर जगह खड़ा कर दिए और नीतीश की संख्या कम हुई, भाजपा के इशारे पर यह सब हुआ था। जो लोग यह कहते हैं कि 10,000 रुपया देकर नीतीश कुमार ने महिलाओं का वोट ले लिया, इस इलेक्शन में पुरुषों की भूमिका को भी आप ऐसे नगण्य नहीं कर सकते। पुरुषों ने भी ये मान करके कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए जरूरी हैं। मैं बहुत लोगों से बात करता था
सब कहते थे कि बदलाव होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब मैं कहता था कि नीतीश को हट जाना चाहिए तो लोग कहते थे नहीं, नीतीश कुमार को नहीं हटना चाहिए। यह फीलिंग पुरुषों में भी थी। दुनिया की कोई भी महिला अपने पति, अपने बेटे का शराब पीना कभी पसंद नहीं करेगी, और न करती है। ठीक है, शराबबंदी फेल है बिहार में, लेकिन महिलाएं और लड़कियां इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं मानती। इसके लिए उनको जिम्मेदार मानती हैं जो ब्लैक कर रहे हैं, और उनको जिम्मेदार मानती हैं अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई को जो जाकर पी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वह कहते हैं कि पीने के बाद चलो हंगामा तो नहीं कर रहे हैं, ये मार तो नहीं रहे हैं, ये छेड़खानी तो नहीं कर रहे हैं। शाम को शराब की दुकानों के सामने गुजरने की जो पीड़ा औरतों को होती है वह 10 साल से एकदम फिट है। उन्हें यह लग रहा है कि दूसरी सरकार आएगी तो शराब फिर से शुरू हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा कारण था जीविका दीदी। महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण न जाने कब का कर दिया, ईबीसी के लिए न जाने कितनी बातें कर दी। तो सिर्फ जातिगत समीकरण ही नीतीश के साथ नहीं खड़े थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, और जब उनकी तबीयत, उनके दिमाग के न काम करने की बातचीत, और जब ऐसा लगा कि बीजेपी उनको डंप कर सकती है, नीतीश कुमार के रहते रहते उनके साथ खेल हो सकता है, तो बिहार की जनता के भीतर एक नीतीश कुमार के लिए सिंपैथी हुई। ये जो नतीजा आया है वह, मैं यह नहीं कहता, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, ना मैं यह दावा कर सकता हूं कि इसमें गलतियां नहीं हुई होंगी, इसमें तिकड़म नहीं हुआ होगा, इसमें सब कुछ पाक साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग हुई है। ना मैं बिहार की 243 सीटों पे गया हूं, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 10,000 को भी हटा दीजिए, वृद्धावस्था पेंशन को हटा दीजिए, तो भी नीतीश कुमार और एनडीए को इस चुनाव में सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता था। पूरा बिहार उनके साथ खड़ा था और उनको आना ही था। यह सीपीआई एमएल, मार्क्सवादी लेनिनवादी माले, इनका रूट एकदम से गायब हो गया था। इनके भी विधायकों को लेकर लोगों में यह बातें फैल गई थी कि यह भी किसी पार्टी, किसी सामंतवादी साम्राज्यवादी पार्टियों के विधायकों से कम नहीं है। यह भी पेट्रोल पंप बनवा रहे हैं, यह भी कोठियां बनवा रहे हैं। अब माले की पहचान क्या थी? उन लोगों की, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ना, गरीब आदमी का जीतना, कैडर का जीतना, तो वह भी है। कांग्रेस पार्टी की तो विधानसभा चुनाव में हमेशा से ही लुटिया डूब रही है। चाहे 2005 का चुनाव देख लीजिए, 2010 का चुनाव देख लीजिए, 2015 का चुनाव देख लीजिए। 2015 में जब गठबंधन के साथ यह लोग थे तो सीटें आ गई थी। 2020 का देख लीजिए, 2025 देख लीजिए, 7-8% के आसपास ही यह रहते हैं। एक बार 27 सीट पाए थे, इसके अलावा ऐसे ही उनका रहता है। मुझे नहीं लगता कि नतीजों में कोई बहुत बड़ी साजिश ढूंढने की जरूरत है। यह नतीजा ऐसे ही आने वाले थे। एनडीए एक तरफा जीत रही थी, ये मैं आंख का देखा हुआ बता रहा हूं, कहीं कोई एंट्री इनकम्बेंसी नहीं थी। आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, वोट परसेंटेज देख लीजिए, सीटों की संख्या देख लीजिए, ऐसा आश्चर्यजनक रिजल्ट इसी बार नहीं आया है। बिहार ने यह मैंडेट 2010 में भी दिया हुआ है। और दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि चुनाव आयोग क्या निष्पक्षता से चुनाव करा रहा है, तो शायद ही पृथ्वी पर कोई आदमी इस बात से इत्तेफाक करे कि आज का चुनाव आयोग निष्पक्ष है। मैं यह बातें क्यों कह रहा हूं? मैं पहले यह बता दूं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, वह कहीं नहीं दिखता है। उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की है, अधिकारों को ट्रांसफर करने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हो, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आया कि 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिए जाएंगे। वो एक बार में 1,00,000 महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, वह सरकार डेट वाइज हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में, कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वह एक महिला 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारा कब आएगा? मेरे तो नहीं आए, ठीक है, तुम्हारे अगले बार में आ जाएंगे। नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी भी तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे, बाद में भी आ जाएंगे। मैंने फॉर्म भरा था, मेरे आ गए, तुम भी भरवा दो, तुम्हारा भी आ जाएगा। हमारा पिछली बार नहीं आया था, अब आया है, तुम्हारा इस बार नहीं आया, अगली बार आ जाएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो
और उसको एक महिला 4 महिला से कह रही है तो कम से कम 4 करोड़ तक ये बात जा रही है कि पैसा आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन के अशोक रोड पे बैठ कर ये तमाशा देख रहा है और पैसे के ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है, ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर भाजपा सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन रोकी भी है, तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? प्रश्न है। ये कौन सी भूमिका है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो मैं राहुल गांधी की बात करूं तो उनसे तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों पर मैं नहीं जाता। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, इस बार एक साथ घोषित क्यों नहीं हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वह लड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है कि क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? अगर सामने देखो तो दिखाई दे रहा है कि उसने 4 जून को हारे थे लोकसभा का चुनाव, 28 जून को शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया पैसा महिलाओं के अकाउंट में। महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। यह अच्छा तरीका निकाल लिया है सरकार में बैठने वालों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार, अगर एलजी ना होते, अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पर आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। अगर फाइल भेजेंगे तो एलजी फाइल लटकाएंगे, वहां पर नहीं हो पाया। झारखंड में चुनाव से एक दिन पहले योजना का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 3000 करोड़ रुपए की इस समय कमी चल रही है झारखंड सरकार में। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं कि वह दिन दूर नहीं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए तो बहुत अचरज की बात नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा हल्का हाथ झारखंड पे रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे जिस तरीके से एनडीए में जाएगा, अब लेट से जाए या अभी जाए, जाना है। जैसे बंगाल में तो इलेक्शन से पहले ही ममता बनर्जी पैसा दे रही है, और अगर यही हाल रहा तो 2-3 महीने के भीतर ममता बनर्जी की लक्ष्मी योजना, जिसे गरीब अमीर महिलाओं सबके खाते में पैसा भेज रही है, SC ST को कुछ ज्यादा पैसा जाता है, वो रकम और बढ़ा देगी। वो कहते हैं ना कि आपके हथियार से आपको काटना, तो ममता बनर्जी का तो काम हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार चलाती है उन राज्यों में वह शासन करने के बाद दोबारा नहीं आती है, और बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार बन जा रही है वह लगातार वापस रिपीट हो रही है। इसका क्या कारण है और उनके काम करने का तरीका और कांग्रेस के काम करने के तरीके में क्या फर्क है? अब बताइए कि बिहार का प्रभारी ऐसे लोगों को पार्टी बना देती है जिनका बिहार के लोगों का खान पान, बातचीत, भाषा, रहन सहन, सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में तो ऐसे भी कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, तो वह चाहे किसी को प्रभारी बना दें, उसे क्या होता है? राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले SIR को जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो सबसे बड़ा ब्लैंडर था। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आज भी मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोगों के दिमाग में SIR कोई मुद्दा था ही नहीं, और चुनाव में तो बिल्कुल नहीं। SIR पर बहस हो सकता है। SIR शुरू हुआ पूरे बिहार में राहुल गांधी की यात्रा से पहले। SIR में जमीन पर देखा कि टोटल कोरम पूरा करने के अलावा कुछ नहीं था। यह कोई एक्सरसाइज नहीं थी, और इसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जोड़ने का फैसला नहीं दिया तब तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, और जैसे ही आधार जुड़ गया वैसे ही वहां के लोगों के दिमाग में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। उनको बता दिया गया कि भाई जो मर गया है, जो शिफ्ट हो गया है, उसका वोट काट रहा है, और जो अवैध वोट है वो वोट कटेगा। बाकी आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आधार कार्ड दीजिए, उस पर साइन कीजिए, आपका पहले से ही वोटर लिस्ट में है और आपका नाम रहेगा। अक्सर BLO वहीं लोकल का मास्टर वगैरह होता है, लोगों को उस पर भरोसा होता है, और यही हुआ। अपने ही फॉर्म भरे और अपने ही साइन किया और BLO ने लोड कर दिया, और वह एक्सरसाइज तो पूरी तरह से कोरम पूरा किया गया। और उसी एक्सरसाइज को इतना बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बना दिया। SIR आपका वोट काट रहा है, वोट चोरी की तैयारी हो रही है। आप यहां दिल्ली में बैठकर 74 लाख, 36 लाख कट गए, जुड़ गए, या अब गांव में जाकर देखिए ना कितने मतदान केंद्र का वोट कटा हुआ है। दूसरी जगह से दूसरी जगह था, वहां शिफ्ट हुआ, वोट कटा। लेकिन होता क्या है, रिपोर्टर क्या सोचते हैं? सबसे ज्यादा मेरे जैसा रिपोर्टर तो ये सोचता है कि यार ये तो SIR माइनॉरिटी को वोट काटने की साजिश है,
माइनॉरिटी का वोट कटा होगा। जो अपना एपिक नंबर डाल के स्मार्टफोन से चेक कर लेंगे उनका वोट कैसे कटेगा? जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, दलित हैं, और माइनॉरिटी में ऐसी संख्या बहुत है। लेकिन माइनॉरिटी वाले तो आप समझ रहे हैं सरकार डाल तो आप बात उनको मालूम चल गया कि यह पूरी एक्सरसाइज मुसलमानों के लिए लग रहा है, मुसलमानों को छांटा जाएगा। गांव गांव में इसके बारे में इतनी बातें फैला दी गई कि माइनॉरिटी के लोगों ने फुल प्रूफ अपना पूरी आईडी तैयार करवा लिया, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। अगर मेरी बात पर आपकी यकीन ना हो तो सीमांचल या कटिहार या बिहार के पूर्वी इलाके में कोई भी हो तो आप पता कर सकते हैं। आप पता कर लेंगे तो इससे पता चल जाए कि SIR कितना बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग कर कुछ और रहा है और आप घेर रहे हैं किसी और मुद्दे पे। मेरा कहने का मतलब है चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, कितना ताकतवर है। अभी बंगाल चुनाव जब होगा तब देखिएगा, दिखाई देने लगेगा कि उसके पास इतना ताकत आ कहां से गया। और बिहार का चुनाव हुआ तो कहीं नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार है, बंगाल में उनकी नहीं रहेगी। और तीसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो क्या होगा। देखिए 2020 में भी NDA जीती थी, 21 में भी चुनाव हुआ था, 15 में नीतीश कुमार और लालू यादव जीते, 2016 में भी चुनाव हुआ था। बंगाल का चुनाव बिहार के चुनाव से अलग है। बंगाल में बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं। दूसरी बात बंगाली प्राइड जो बंगालियों के अंदर है। अगर भारत का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो सामाजिक सुधार के आंदोलन भारत के 2 प्रदेशों में सबसे ज्यादा हुए थे, एक बंगाल में और एक महाराष्ट्र में। जिसको प्राइड बोलते हैं वो इन 2 राज्यों में बहुत ज्यादा है। अगर आप शिक्षा, साहित्य, संगीत, इनकी सारी चीजों में आप देखेंगे तो इन 2 राज्यों का बड़ा दबदबा रहता है। और उनकी जो भाषा है मराठी और बंगाली, उसका साहित्य, उसका सिनेमा बहुत विकसित है। तो बंगाली प्राइड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और हिंदुस्तान की राजनीति में आजादी के बाद यह पहली सरकार है मोदी जी की जिसमें कोई बंगाली कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। टॉप 5 सरकार में हो या टॉप 10 सरकार में, जो लोग हैं वो बंगाली नहीं है, पहली सरकार है। नहीं तो आम तौर पर दिल्ली की सरकार किसी न किसी बंगला बुद्धि से चलती थी। इंदिरा जी के जमाने में सिद्धार्थ शंकर राय थे, मनमोहन सिंह, और बाद के जमाने में प्रणब मुखर्जी और प्रिय रंजन दास मुंशी। जब कम्युनिस्टों का वर्चस्व था, कम्युनिस्टों के समर्थन से सरकारें यहाँ चला करती थीं, तब ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, यह लोग केंद्रीय राजनीति को बहुत बढ़िया से हैंडल करते थे। तो इसलिए बंगाल का जो बंगाली प्राइड है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बंगाली ममता बनर्जी को अपना लास्ट लीडर मानते हैं। उनको लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पर बंगाल की अकेली नेता है जिसकी पूरी ऑल इंडिया में पहचान है। अदरवाइज उनको हटा दीजिए तो उनकी पार्टी में भी और बीजेपी में तो कोई बीजेपी का फुल कार्डर का नहीं है। उनके पास जो भी आयातित है वह TMC कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हुए लोग हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जो हैं वह तो ममता बनर्जी के सरपरस्ती में आगे बढ़े हैं। उनका पूरा परिवार वहीं वहां के विपक्ष में नेता, वहीं भाजपा के सबसे बड़ी ताकत हैं। तो एक बात यह है बंगाली प्राइड, दूसरी बात ममता बनर्जी वहां सरकार में है तो ये सारी योजनाओं के पैसे वैसे आ रहे हैं और वो और कुछ कर सकती हैं। तीसरी बात जो है वो माइनॉरिटी का वोट वहां साइजेबल अमाउंट में है। चौथी बात उनके फेवर में यह है कि वह महिला हैं और महिलाओं का पश्चिम बंगाल में बड़ा वर्चस्व है। किसी भी परिवार में, किसी भी सांगठनिक व्यवस्था में महिलाओं का दबदबा रहता है। इसलिए भाजपा, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की बात कही है, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार नहीं है। हालांकि जिस तरह का बंगाल में ममता बनर्जी शासन कर रही है उससे बंगाल का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग उनसे नाराज भी है। और बंगाल का जो चुनाव है वहां के बुद्धिजीवियों, साहित्य कर्मियों, उनके आगे आने से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अभी कोई बात यह कहना जो चुनाव अभी 6 महीने बाद होना है उसके लिए कोई पूर्वानुमान अभी लगाना पॉलिटिक्स के बारे में सबसे बड़ा बचकानापन होता है। राजनीतिक पार्टी के लोग कहें वह अलग बात है, लेकिन एक पत्रकार को या एक विश्लेषणकर्ता को उसे भविष्य के चुनाव की तुरंत भविष्यवाणी कर देना बिल्कुल बचकानापन है। लेकिन एक बात है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की धुकधुकी बिहार के नतीजों से बढ़ गई है। तो दोस्तों, इन सारे तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अगर यह देखा जाए कि बिहार में इतने प्रचंड बहुमत से एनडीए गठबंधन सरकार की तरफ बढ़ा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो या आपके अनुसार लगता हो कि हम आपको ऐसे ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट कर सकते हैं तो मेरी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी खबरों से हम आपको अपडेट कर सकें। लाइव स्टेट के साथ आप बने रहे, इसके लिए नमस्कार।